चलिए शुरुआत करते हैं बॉन्ड्स में निवेश को लेकर जो गुत्थी है उसके साथ। अधिकतर जो निवेशक है वो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठा पाते और ऐसे में बॉन्ड्स में निवेश करना उन्हें सबसे ज़्यादा सुरक्षित विकल्प लगता है। लेकिन इसमें भी टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो हैं, लिस्टेड टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो हैं वो काफ़ी चलन में है, काफ़ी डिमांड में है। लेकिन किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए? और अच्छा, जब बात आती है टैक्स के पेंच की, तो टैक्स फ्री क्या रिटर्न है उनका, या निवेश करते वक्त आपको टैक्स में छूट मिलती है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लगातार कम जोखिम उठाने वाले निवेशक जो हैं हमसे पूछते हैं। तो आज बॉन्ड्स की पूरी गुत्थी और लिस्टेड बॉन्ड्स की गुत्थी जो है वो हम सुलझाएंगे। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहले तो हमें ये फ़र्क समझना है, एक तो बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें भी अर्नब जी लिस्टेड बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं? देखिए, बॉन्ड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप कोई इंस्टीट्यूशन को पैसा देते हैं और बॉन्ड्स के समय सीमा खत्म होने के बाद वो पैसा आपको वापस आता है। जिस समय के लिए आपने निवेश किया हुआ है, उस समय के लिए आपको ब्याज मिलता है, जो स्पेसिफाइड होता है। तो ये एक एक पूरा बॉन्ड होता है जहां पर आप पैसे देते हैं और वो आपका पैसा समय खत्म हो जाने के बाद वापस आ जाता है। अब आप बॉन्ड 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो कोई नया इश्यू आए, तो वहां पर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर आपको अलॉटमेंट होगा और आपके जो डीमैट अकाउंट है, उसमें बॉन्ड आ जाएंगे। ये एक पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये भी है कि जो बॉन्ड के इश्यूज पहले आ चुके हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे जो डेट सेगमेंट होता है, यानी कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे आप इक्विटी सेगमेंट में शेयर की खरीद और बेच करते हो, उसी तरह एक डेट सेगमेंट होता है जहां पर बॉन्ड्स की खरीद और बेच का पूरा सिलसिला चालू रहता है। तो यहां पर जाके आप जो पुराने बॉन्ड्स है, जो पहले आ चुके हैं, लेकिन उनकी अवधि अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि काफी सारे बॉन्ड्स जो इश्यू होते हैं, वो लंबी अवधि के बॉन्ड्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2016 में कोई बॉन्ड आया है जो 15 साल का है, तो यानी कि इसकी लाइफ 2031 तक है। सिमिलरली अगर 2020 में कोई 20 साल का बॉन्ड है, तो उसकी लाइफ 2040 तक है। तो इसीलिए जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जिसपे आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडिंग है सेकेंडरी मार्केट में, वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक एग्जिट ऑप्शन के लिए और नए इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री ऑप्शन बन जाता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि आप बॉन्ड्स दो प्रकार से खरीद सकते हो, या तो एक नए इश्यू में, लेकिन हर बार मान लीजिए कि आज आपको जाना है और निवेश करना है, जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में आपके पास कोई नया इश्यू हो। तो उस समय आप एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड में निवेश कर सकते हो और वो आप सेकेंडरी मार्केट पे खरीद सकते हो। तो ये पूरा सिलसिला होता है बॉन्ड्स खरीदने का। ऐसे में जब हम लिस्टेड बॉन्ड्स खरीदते हैं अर्नब जी, तो इसकी औपचारिकताएं क्या-क्या होती हैं? मेरे पास क्या डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए? क्योंकि हम लिस्टेड एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से हम शेयर बाज़ार से इनको खरीद रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। तो अब ऐसे में हम डीमैट अकाउंट के ज़रिए, ब्रोकर के ज़रिए इसे खरीद सकते हैं। कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए किस तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो सही हैं? कितनी अवधि के लिए अगर आपको बॉन्ड चाहिए हो तो उसका निर्णय आप ले पाएँगे? जी, अगर आपको कोई बॉन्ड खरीदना है, तो जैसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स खरीदते हैं इक्विटी में, उसी तरह से आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप ऑनलाइन आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे, तो वहां आपको अलग-अलग सेक्शंस दिखाई देंगे। एक होगा इक्विटी का सेक्शन, एक होगा डेरिवेटिव्स का सेक्शन, एक होगा फिक्स्ड इनकम का सेक्शन, जिसमें ये सभी प्रकार के अलग-अलग प्रकार के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आते हैं। तो इसकी जो खरीद और बेचने की प्रक्रिया है, वो एक नॉर्मल इक्विटी की तरह है। आप एक अपने ब्रोकर के माध्यम से इसमें खरीद सकते हैं और उसकी माध्यम से आप उसे बेच भी सकते हैं अगर आपको उससे निकलना है। दूसरी बात ये है कि ये बॉन्ड्स आपको डीमैट में अवेलेबल है। तो आपके पास एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है और उस डीमैट को आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक किया हुआ है, तो उसी अकाउंट में आपका ये जो बॉन्ड है वो आ जाएगा। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको एक खास अकाउंट सिर्फ बॉन्ड्स के लिए खोलना ये जरूरी नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट उस काम के लिए चल जाएगा।
अब तीसरी बात आती है कि कैसे आप निर्णय लें कि आप कौन सा बॉन्ड लें। तो देखिए, जब आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं या कोई डेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कितनी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको वो पैसा वापस कब चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपका वापस आने वाला है। तो इसीलिए वो अपने इस निर्णय के लिए आपको ये देखना होगा कि आपकी ज़रूरियत क्या है। अगर ये लंबे समय के लिए आपको डेट में थोड़ा एक्सपोज़र चाहिए, तो उस प्रकार से आप थोड़े लंबे समय का बॉन्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ 2-3 साल के लिए भी निवेश करना है, तो वो सभी प्रकार के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि पूरा जो डेट मार्केट है, उसमें आपको एक बहुत बड़ी संख्या में अलग-अलग प्रकार के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स मिलेंगे और ये अलग-अलग टाइम पे मैच्योर होते होंगे, क्योंकि ऑन अ रेगुलर बेसिस आप देखेंगे कि कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एंटिटीज, ये सभी एक के बाद एक नए-नए बॉन्ड इश्यू लाते ही है और ये आपको अलग-अलग समय पे मैच्योर होते भी दिखाई देंगे। अ, अर्णव जी, अब इससे पहले कि हम और बारीकी में जाएं, एक चीज़ जो दर्शकों को भी जानने में शायद बहुत उत्सुकता होगी कि टैक्स का फ़ायदा कैसे मिलता है। हम यहाँ लिस्टेड बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, क्या जब निवेश कर रहे हो तब हम टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं? अगर आप पुरानी टैक्स प्रणाली के तहत निवेश कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, तो क्या आपकी जब कमाई होती है इन बॉन्ड्स के ज़रिए, क्या वो टैक्स फ्री होती है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसके ज़रिए भी लोग इस तरह के बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं, निवेश करते हैं। जी, अगर आप देखें तो जब भी आप बॉन्ड्स में कोई टैक्स बेनिफिट के लिए निवेश करने जा रहे हो, तो पहले आपको ये समझना होगा कि सभी बॉन्ड्स पे टैक्स बेनिफिट नहीं। तो अगर आपको कोई टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो एक अलग कैटेगरी के बॉन्ड्स होते हैं जिसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स कहते हैं। तो उसमें आपके को टैक्स फ्री बॉन्ड्स की तरफ जाना होगा, अगर आपको टैक्स की बेनिफिट चाहिए तो। दूसरी बात ये कि इसमें निवेश करने पर कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। यानी कि मान लीजिए कि आपको अगर सेक्शन 80C में बेनिफिट चाहिए, तो जब आप निवेश करते हो वो रकम, तब आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसा यहाँ पर टैक्स फ्री बॉन्ड्स में बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स फ्री बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि उसपे जो ब्याज आती है, वो ब्याज आपको टैक्सेबल नहीं होता। यानी कि जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भर रहे हो, तब आपको वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स का इंटरेस्ट जो है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जहां पर टैक्सेबल इंटरेस्ट जाता है, वहां उसको शामिल नहीं करना है। लेकिन जो अलग का सा सेक्शन है जिसमें टैक्स फ्री इनकम आती है, उसमें आपको दिखाना है। तो इससे ये इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये बेनिफिट होता है टैक्स फ्री बॉन्ड्स का। अगर आपने कोई नॉर्मल बॉन्ड ले लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, तो वो आपको अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ेगा और उस पे आपके एप्लीकेबल टैक्स रेट पे उस पे टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस होता है टैक्स फ्री और टैक्सेबल बॉन्ड्स में। दोनों प्रकार के बॉन्ड्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अगर टैक्स फ्री बॉन्ड्स लेना चाहते हो, तो निवेश करने से पहले ध्यान कीजिए और सिर्फ देख के निवेश कीजिए कि ये जो इश्यू में मैं निवेश कर रहा हूं, वो क्या टैक्स फ्री है या नहीं। हर एक बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड नहीं होता, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। अर्नब जी, अब यहाँ पर हम जब बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो क्या केवल सरकारी बॉन्ड्स की यहाँ पर बात हो रही है, या तरह तरह के बॉन्ड्स हैं जो लिस्ट होते हैं और जहाँ पर आप टैक्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और एक तरह से अपनी निवेश प्लानिंग में जो आपने पोर्टफोलियो अपना बना रखा है उसका हिस्सा भी इसको बना सकते हैं? किस तरह के ये बॉन्ड्स हैं? टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हो, तो ये मोस्टली गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज ने इश्यू किए हुए हैं, क्योंकि ये पुराने बॉन्ड्स हैं। जब काफी सारे इश्यूअर्स जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सभी ने अलग अलग समय पे इस प्रकार के टैक्स फ्री बॉन्ड्स इश्यू किए थे। वो इसलिए सरकार ने उनको परवानगी दी थी इश्यू करने के लिए, क्योंकि ये सभी जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका इस्तेमाल होना था। तो इसीलिए ये जो टैक्स फ्री इश्यूज है, वो मोस्टली आपको गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज के पास से दिखाई देंगे। और दूसरी बात ये कि ये सभी जो इश्यूज है वो लॉन्ग टर्म
के इश्यूज है, यानी कि उनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो इश्यू के बाद काफी लंबे समय के बाद होती है। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी या कोई दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बॉन्ड लेते हैं तो चांसेस ये है कि ये टैक्सेबल बॉन्ड्स के कैटेगरी वाले होते हैं। वहां पर आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन वो टैक्सेबल रहेगा। एक चीज भी और से आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो ब्याज की दरें हैं टैक्सेबल और टैक्स फ्री बॉन्ड्स में, उसमें आपको काफी बड़ा फर्क दिखेगा, क्योंकि जो टैक्सेबल बॉन्ड्स है उसमें टैक्स की इंटरेस्ट का जो रेट है वो ज्यादा होगा। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब आप एक नया इश्यू लेते हैं तो आपके लिए जो निवेश करना वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको फेस वैल्यू पे बॉन्ड मिलता है। जब आप सेकेंडरी मार्केट में कोई भी बॉन्ड लो, टैक्स फ्री हो या टैक्सेबल, वहां पर आपको एक प्राइस दिखाई देगी। वो प्राइस और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि प्राइस के मुताबिक आपका एक यील्ड आएगा। मान लीजिए बॉन्ड 1000 रुपीज का है और आज 1100 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ब्याज की दर में आप एक एक्स अमाउंट कमा रहे हैं, तो जब ये मैच्योर होगा तब आपको आपका रेट ऑफ रिटर्न घट जाएगा, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाएगा, आपको एक कैपिटल लॉस होगा। तो जब आप सेकेंडरी मार्केट में कोई भी बॉन्ड लेते हैं तो आपको बॉन्ड का यील्ड देखना, यील्ड टू मैच्योरिटी देखना बहुत जरूरी है। ये टर्म जो होती है यील्ड टू मैच्योरिटी, ये आपको बताती है कि आज की तारीख में आज के भाव पे अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा है और उसके मैच्योरिटी यानी कि जब आपका पैसा वापस आएगा तब तक आप ये होल्ड करते हैं, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और सेकेंडरी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो इतने मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको यील्ड टू मैच्योरिटी देखना है। ये मौजूदा कहाँ-कहाँ पे निवेश किया जा सकता है, इसके भी विकल्प आपने बता दिए हैं निवेशकों को। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसको किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लेस किया जाए। अगर कोई एक मॉडल पोर्टफोलियो के ज़रिए आप मुझे बता पाएँ कि इनकी प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, आपके पूरे निवेश का कितना हिस्सा आपको इस बॉन्ड के ज़रिए जो है वो रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और मौजूदा समीकरण जो हमें ब्याज दरों का दिखाई दे रहा है, जहां पर अगर ब्याज दरें भारतीय लिहाज से अगर हम देखें बढ़ा नहीं पाए तो कटने का भी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा, तो किस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लेसमेंट करें इस निवेश की अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप देखें तो पहले तो आपको ये तय करना है कि आपके लिए क्या टैक्स फ्री बॉन्ड जरूरी है या नहीं। क्योंकि देखिए टैक्स फ्री बॉन्ड में क्या होता है कि इस पे टैक्स नहीं लगता, तो ये खास करके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी है, जिनको बॉन्ड्स की तरफ से एक इनकम चाहिए, यानी कि डेट की इनकम चाहिए, लेकिन उसे वो टैक्सेबल नहीं करना चाहते, क्योंकि जो बहुत हाई इनकम वाले होते हैं उनको नॉट ओनली हाईएस्ट स्लैब का 30% लगता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम सरचार्ज भी लगेगा। तो इससे उनका जो ओवरऑल टैक्स रेट है वो बढ़ जाता है। तो उनके लिए ये इस प्रकार के बॉन्ड्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इस बॉन्ड्स में थोड़ा अच्छा रहता है। दूसरी बात है कि अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो आपको ये देखना है कि आप ये कितना एक्सपोजर इस प्रकार के बॉन्ड्स में ले रहे हो। तो पहले आता है देखिए आपका डेट का एक्सपोजर, कि ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो में डेट का एक्सपोजर कितना होना चाहिए। उसके मुताबिक फिर आप सेकंड स्टेप पे आते हो, जहां पर आपको देखना है कि जब आप डेट का एक्सपोजर ले रहे हो तो उसमें आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स शामिल कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मान लीजिए आपके पास एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो वो डेट का एक हिस्सा वो ले लेगा। दूसरा हिस्सा जो है वो मान लीजिए आपने एक इमरजेंसी फंड बना रखा है, उसके लिए थोड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या ऐसा कुछ रखा हुआ है, या लिक्विड फंड्स रखा है, तो वो भी आपके डेट पोर्टफोलियो में शामिल करना पड़ेगा। जी, इसके बाद आता है अलग अलग समय पे जहां पर आपको
ये डेट एक्सपोजर लेना है, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स शायद आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं, शायद कोई और दूसरे बॉन्ड्स शामिल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो फाइनल आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो हिस्सा आएगा, जो टैक्स फ्री बॉन्ड में, वो एक काफ़ी छोटा रकम होगा और ये एग्ज़ैक्ट फिगर आप अपने इस वर्किंग के द्वारा तय कर सकते हैं कि मुझे कितना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये भी देखना है कि ये पूरा जो डेट का पोर्टफोलियो है वो कितना इनकम जनरेट कर रहा है और उसमें टैक्स कितना लगेगा। क्योंकि आपका गोल क्या है कि अगर सिर्फ टैक्स बचाना ही है, तो यहाँ पर थोड़ा अगर हायर एलोकेशन हो, तो वो आपको टैक्स बचा सकता है। लेकिन आपको ये भी एक कॉम्प्रोमाइज़ देखना पड़ेगा कि आपका नेट रिटर्न क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अगर वो टैक्सेबल बॉन्ड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो आफ्टर टैक्स जो इनका रिटर्न होता है वो कई बार टैक्स फ्री बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या टैक्स फ्री बॉन्ड्स आपके लिए सही है और अगर है तो फिर उसके बाद तय कीजिए कि कितना पोर्टफोलियो का ये हिस्सा है। ऑलराइट, चलिए अर्नब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और इतने विस्तार से टैक्स फ्री बॉन्ड्स के सारे पेज को दर्शकों को समझाया। इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हमारे सेना के भाइयों के लिए बताएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के खास गुर। हमारे साथ गौतम कालिया हमारे आज के मेहमान जुड़ेंगे जो इसमें हमारी सहायता करेंगे। और साथ ही अगर आप भी सेना में कार्यरत हैं और ये शो लगातार देखते हैं, अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। और मिलती हूँ आपको फिलहाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार सेना के जवानों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग।